नमस्कार, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। आज हम दोस्तों हिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है राजा किसान और नगर। और इस चैप्टर के हम क्या देखेंगे दोस्तों, नोट्स देखेंगे। आप सभी को पता है हम नोट्स देखेंगे और इससे पहला अध्याय जो है ईटे मन के तथा इससे हमने करवा दिया है। आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है वो प्रिंसेप और पियदर्शी क्या है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग का किया जाता है, तो वो इनके बारे में दे रखा है। तो आप वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर एक एक को एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो नोट्स जो है वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ये देखो 100 के अधिकांश अभिलेख हैं। और यहाँ पर देखो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये जो है देखो यहाँ अपने जो बुक के अंदर जैसे हड़प्पा सभ्यता में था हमने ईटे मन की तथा में पढ़ा था। और वैदिक सभ्यता जो है इसमें थोड़ी सी आएगी। और हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश ये तो मैंने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं, याद करना चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं। और मौर्य वंश के बारे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौर्य वंश के बारे में कि भाई शासनकाल कब से कब तक चला मौर्य वंश का। तो 321 से 185 ईसा पूर्व, लेकिन कई बुकों के अंदर 322 भी लिखा मिलता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं। आगे भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, रोक रोक कर वीडियो को लिख सकते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, आप देख सकते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जाता है अभिलेख से रिलेटेड कि भाई अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन करना क्या कहलाता है, अभिलेख शास्त्र कहलाता है। तो यहाँ पर अभिलेख की परिभाषा दे रखी है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और आगे देख सकते हैं 16 महाजनपद। तो आगे 16 महाजनपदों की ये राजधानी दी गई है और राजधानी तो मैंने लिखी है। तो ये राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। एक नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, कोई भी राजधानी पूछी जा सकती है, जिसके मल की राजधानी क्या है। ठीक है, तो कोई भी राजधानी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो यहाँ राजधानियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से नोट करने हैं। यहाँ पर देखो 16 महाजनपदों की राजधानी दी गई है। वीडियो को रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो 16 महाजनपदों में जो शक्तिशाली था वो मगध था। ठीक है, ये आ गया नंदवंश। तो नंदवंश के बारे में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है मैंने कि वे नंदवंश का संस्थापक कौन, क्या है, अंतिम शासक कौन थे। गणानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, गणानंद जो था वो नंदवंश का अंतिम कह सकते हैं शासक था। उसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हरा कर उसे पराजित करके मगध के राष्ट्रीय सिंहासन पर मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों एक आरंभिक साम्राज्य। ठीक है, आरंभिक साम्राज्य है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं दोस्तों। जिसने भी मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। देखो मौर्य वंश का शासक बिंदुसार के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, यह प्रश्न आगे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी मौर्य वंश की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर दे रखा है। मौर्य वंश जानकारी प्राप्त करने के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, एक तो साहित्य स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। और इनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कि देखो साम्राज्य का प्रशासन, आगे हैं दोस्तों सम्राट के अधिकारी के क्या कार्य होते थे। तो सम्राट के अधिकारी के प्रमुख कार्य दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेना, हाँ दोस्तों एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आगे आया हुआ है।
तो याद रखना कि इस समय आरंभिक राज्यों का उदय हुआ था, नगरों का उदय हुआ था, लोहा का बढ़ता प्रयोग। और आगे जो पॉइंट दे रखे हैं वो देखो, चौथा पॉइंट आगे दे रखा है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, सिखों का विकास हुआ, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना हुई, इसलिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। ठीक है, ये देखो मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो सभी नोट्स दोस्तों आपको बिल्कुल मिल रहे हैं। और आप देखो क्या है कि बनाने बैठते हो तो टाइम भी बहुत लग सकता है आपको, इसी वजह से समय की बचत कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल बनाए हुए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आप देख सकते हैं, और पढ़ते पढ़ते आपको मज़ा भी आ जाएगा इनको। देखो राजधर्म के प्रमुख नवीन सिद्धांत, सरदार और सरदारी, इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सरदार और सरदारी से आप क्या समझते हैं? तो आगे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। और ये देविक राजा, ये देखो प्रयाग प्रशस्ति आई। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पर देखो 1 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की, जो किस वंश का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी रचना जो है वो संस्कृत में की गई थी। तो ये ध्यान रखना है। और ये देखो बदलता हुआ देहात, जिसमें देखो जनता में राजा की छवि, यानी जनता जो है, जनता में राजा की छवि मतलब राजा जो है वो जनता के बीच चला और अपना वेश रूप बदल कर जाता है। ठीक है, कि भाई जनता जो है, प्रजा जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती है, इस प्रकार राजा जो है वो जाता है। तो इसमें जनता में राजा की छवि, उपज बढ़ाने के प्रमुख तरीके, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, भूमिधर और नए संभार्थ ग्रामीण। तो ये बदलता हुआ देहात के अंदर प्रमुख पॉइंट दिए हुए हैं। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट था वो है जनता में राजा की छवि, यानी जनता में राजा की जो छवि है वो किस प्रकार है। तो इसमें देखो ये बताइए हुआ आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। ये देखो एक गंध तिंदु जातक नामक कहानी आती है, इसमें जो प्रजा जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती है, और राजा जो है अपना रूप बदलकर प्रजा के बीच जाता है। आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये देखो उपज बढ़ाने के प्रमुख तरीके, उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो उपज बढ़ाने के प्रमुख ये निम्न तरीके हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देख सकते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। तो ग्रामीण समाज में किस प्रकार की विभिन्नताएं थी, तो ये प्रमुख पॉइंट दिए हुए हैं। ये प्रश्न 1 नंबर वाला पूछा जा सकता है दोस्तों। गैपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो पाली भाषा में ये गैपति शब्द था, इसका प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता है। गृहपति शब्द का प्रयोग किसान के लिए भी हो सकता है, जमींदार के लिए भी हो सकता है, संभार्थ व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, और व्यापारी के लिए भी हो सकता है। आगे जो दे रखा है वो भूमिदार और नए संभार्थ ग्रामीण। तो ये चौथा पॉइंट था हमारा, वो इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ आप देख सकते हैं। और नगरीय व्यापार, और ये नगरीय आबादी जिसमें संभार्थ वर्ग और अमीर शिल्पकार वर्ग देख सकते हैं। आगे हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। ये थोड़ा आपको स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना आप। ये सिक्के और राजा, ठीक है, तो ये सिक्के और राजा से भी रिलेटेड 1 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, आप देख सकते हैं। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए। सोने के सबसे आकर्षक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। आगे हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? ये प्रश्न पूछा गया आगे दोस्तों बोर्ड परीक्षा के अंदर कि 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। तो ये प्रमुख आप देख सकते हैं इसे अच्छे से। और एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था। तो ये देख सकते हैं प्रमुख 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको। दोस्तों अभिलेख साक्ष्य की सीमा, कमियां और कैसे पढ़ा गया, यानी अभिलेख साक्ष्य की सीमा बताओ या फिर कमियां बताओ, या अभिलेख साक्ष्यों को कैसे पढ़ा गया।
तो यही पॉइंट आपको लिखने हैं, 4 पॉइंट। तो ये आज का अपना लेसन था दोस्तों, राजा, किसान और नगर। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।